तो जय हिंद बच्चों, वेलकम टू मैक्स मार्क्स। हम लोग कर रहे थे आपकी मॉडर्न इंडिया सीरीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर है आज का। तो आप क्या करना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये आपका जो मॉडर्न इंडिया है हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक किया था और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो होने वाली है अगर आप कोई एग्जाम देने वाले हैं जो आपका सिविल सर्विसेज से ईपीएफओ के एग्जाम जो होने वाले हैं, यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, एपीएफसी या ईओ का। इसके अलावा आप अगर स्टेट सिविल सर्विस दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, हरियाणा सिविल सर्विस दे रहे हैं, उत्तराखंड का फॉर्म आने वाला है वो दे रहे हैं, या कोई भी इस तरह के एग्जाम दे रहे हैं बच्चों, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का जो लेक्चर है। तो आप लोग जो है अच्छे से देखना, पूरे इत्मीनान से, शांत दिमाग से। पूरी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है 1 2 3 करके, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में वो बनी हुई हैं। जितना ही मेरा बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हो सकता है, हालांकि इंप्रूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है क्या करना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप आप ईओ एओ एपीएफसी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो नाउ कम टू द पॉइंट, आपके पास क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मैंने बताया था कब खत्म हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका खत्म हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है आपका खत्म हुआ है 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। चौरा चौरी हुआ था 5 तारीख को और 12 तारीख को महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया तो कांग्रेस के विद इन द कांग्रेस आपके दो फैक्शंस निकल के आ गए। एक बन गए चेंजर्स और उनके दूसरे बन गए नॉन चेंजर्स। तो पहला वाला फैक्शन बन गया है चेंजर्स का। किसका बन गया? चेंजर्स का। वो कह रहे हैं कि आपके पास, या प्रो चेंजर्स भी इसे हम बोल सकते हैं, और दूसरे हैं नो चेंजर्स। पहला फैक्शन कह रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, कांग्रेस की जो तरीका है उसमें बदलाव होना चाहिए। जो महात्मा गांधी की जो आप चौरा चौरी के बाद जो है आपका नॉन कॉपरेशन वापस लिया, तो उनको लगा कहीं ना कहीं जो आपका मूवमेंट है, जो ये तरीका है, उसमें थोड़ा बदलाव होना आवश्यक है। तो जो प्रो चेंजर्स वाले हैं आपके, जैसे सीआर दास हैं, ठीक है, चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये लोग जो है इसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और जो नो चेंजर्स हैं, ठीक है, जो राजेंद्र प्रसाद, एम ए अंसारी, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जिन्हें हम बाबू राजेंद्र प्रसाद भी बोलेंगे, भारत के पहले राष्ट्रपति। इसके अलावा आपके पास एम ए अंसारी, ठीक है, और आपके पास कौन, वल्लभ भाई पटेल, ये एक्सेट्रा क्या है, आपके नो चेंजर्स हैं। ये कह रहे हैं कि आपके पास जो आइडियोलॉजी है, जो तरीका है, वो बिल्कुल सही है। अब देखना, ध्यान से सुनना। तो गांधी जी का अरेस्ट हो गया जब आपका नॉन कॉपरेशन वापस हुआ, तो मार्च 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। अब पहले जो चेंजर्स हैं, जैसे कि आपके सीआर दास, है ना, और मोतीलाल नेहरू और अजमल खान, ये क्या करना चाह रहे हैं कि ये बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसा हुआ था 1919 का जो कानून था, 1919 का जो कानून था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड कानून, जिसको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। तो उन्होंने कहा कि जो 1919 के जो कानून है उसमें इलेक्शन का प्रोविजन था। उसमें ये था कि आपके पास जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं भारत के, वो क्या करेंगे, इलेक्शंस में लड़ेंगे। अब जो आपके पास जो प्रो चेंजर्स हैं, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, ये कह रहे हैं कि अब हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का बाइकआउट रोक देना चाहिए और हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जो पहला प्रोसीजर जो आपके पास है, ठीक है, जो गांधी जी वाला आंदोलन वाला है, उसको अभी थोड़ा सा उससे हटना चाहिए। जो नो चेंजर्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, जो गांधी जी की स्ट्रेटेजी है, जिसमें आपके सी राजगोपालाचारी जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जैसे मैंने बताया, एम ए अंसारी, ये कह रहे हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास हमें वही जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, भले अभी मूवमेंट रुक गया है, तो हमें क्या करना चाहिए, पीसफुली आपका जो है क्या करना चाहिए, लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, आपके पास कंस्ट्रक्टिव काम करने चाहिए, लोगों के लिए थोड़ा सा जो उनके इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए प्लेटफॉर्म का काम करना चाहिए। ये आपके कौन कह रहे हैं, आपके नो चेंजर्स कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अभी ये पॉलिटिकल वैक्यूम का पीरियड है, अभी ये मूवमेंट जो है खत्म हो गया, और जब भी कोई आंदोलन खत्म होता है तो वहाँ से प्रेशर हट गया। अब जिस जगह में प्रेशर खत्म हो जाता है तो वहाँ पे बनता है वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम मतलब नेगेटिव प्रेशर। तो उन्होंने कहा ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम का सिचुएशन है, इस समय क्या करना चाहिए, हमें कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस। पर क्या हुआ, आपके पास जो सीआर दास हैं, है ना, और आपके कौन है, सीआर दास हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है। और दिसंबर 1922 में इन्होंने स्वराज पार्टी को आपका उसकी घोषणा कर दी। और 1 जनवरी 1923 से अभी 2023 चल रहा है, तो दिमाग में भी वही चलता रहता है, दिमाग की घड़ी भी उस हिसाब से बोलती रहती है, राइट। तो 1923 में इन्होंने किसकी स्थापना कर दी, स्वराज पार्टी की, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। अब ये कह रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ना है।
महात्मा गांधी जेल में है और महात्मा गांधी जो है इससे खुश नहीं है। महात्मा गांधी वॉज नॉट हैप्पी विद द पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस। पर ठीक है, ग्रेजुअली जब इन्होंने पार्टिसिपेट करने का डिसाइड ही कर लिया, तो हालांकि महात्मा गांधी को लेटर ऑन 1924 में, फरवरी 1924 में महात्मा गांधी को मानना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, बट एज अ विंग ऑफ कांग्रेस, पॉलिटिकल विंग, इलेक्शन विंग ऑफ कांग्रेस, जैसे आज की डेट में स्वयं सेवक संघ हैं, आरएसएस है, तो उनकी एक पॉलिटिकल विंग है ना, जो आपके पॉलिटिकली एफिलेटेड पार्टी है, तो वो आपके इलेक्शंस लड़ रही है, ठीक है, वो आपके डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रही है। वैसे ही आपके पास स्वराज पार्टी जो है एज द पॉलिटिकल विंग ऑफ कांग्रेस चुनाव में हिस्सेदारी ले, जो आपके चुनाव होने, जो चुनाव हैं और जो आपका जो सभाएं हैं, आपकी विधानसभाएं हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव और सेंट्रल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो केंद्र वाली है, उसमें वो हिस्सेदार बने, ठीक है जी। पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपको जो है लियोर नहीं होना है, उससे इतना ज़्यादा आकर्षित नहीं होना है, महात्मा गांधी ये कह रहे हैं पदों से, ठीक है। अब आपके पास 1923 के इलेक्शंस हुए थे, तो 1923 के इलेक्शंस में जो स्वराजिस्ट थे उन्होंने जो है 42 सीटें जीती 141 इलेक्टेड सीट में से। 141 इलेक्टेड सीट में से 42 सीटें जीती इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, कहाँ पे, इंपीरियल में, और क्लियर मेजोरिटी पाई कहाँ पे, सेंट्रल प्रोविंसेस में, जो आपके पास मध्य प्रांत है, वहाँ पर इन्होंने क्लियर मेजोरिटी पाई। 1924 के बेलगाम सेशन में, जो आपके पास महात्मा गांधी का अकेला ऐसा सेशन है जिसमें उन्होंने अध्यक्षता करी है, तो 1924 के बेलगाम सेशन में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, आप ईपीएफओ एग्जाम दे रहे हैं उसमें पूछा जाएगा, 1924 का सेशन है, उसमें आपके पास महात्मा गांधी अध्यक्षता कर रहे हैं, अकेला सेशन है बेलगाम में, तो ओनली टाइम प्रिसाइड ओवर द कांग्रेस, स्वराजिस्ट वुड वर्क इन द काउंसिल एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कांग्रेस, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बात कही थी। इसी बात को उन्होंने एंडोर्स किया। फरवरी 1924 में, 1923 के इलेक्शन हो चुके थे, फरवरी 1924 में जब उन्होंने कहा कि बात तो आगे बढ़ चुकी है, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, अब हमें तो इनको अनुमति देनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इन्हें जो है पार्टिसिपेट करने दो। बाद में आपके बेलगांव सेशन जो 1924 का है, जिसमें महात्मा गांधी खुद अध्यक्षता कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो है कांग्रेस की विंग की तरह जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब स्वराजिस्ट एक्टिविटी इन द काउंसिल, तो स्वराजिस्ट जो है काउंसिल्स में काम करने लगे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और आपकी प्रोविंशियल में। स्वराजिस्ट सही काम कर रहे थे, पर सीआर दास जो चितरंजन दास थे और इनका लेफ्टिनेंट, मतलब इनका असिस्टेंट जो थे, इनके सबऑर्डिनेट जो थे, जो इनके साथ काम कर रहे थे, उनका नाम था आपका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, बंगाल कांग्रेस में। तो आपके पास सीआर दास की मृत्यु हो गई 1925 में। अब विद इन द स्वराज पार्टी क्या हुआ, आपके एक काम कर रहे हैं, हालांकि ठीक है, जहाँ पे आपके बजट पेश हो रहा है तो उसमें बातचीत कर रहे हैं, है ना, उसमें आपके पास सरकार को, क्योंकि आपकी जो क्या है प्रांतों में डायरकी है, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट, तो ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या हो रहा है, सभाओं से बातचीत हो रही है, तो इन्होंने कहा गया, और सेंट्रल में भी आपके पास है जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो आपकी सेंटर वाली है, तो ये क्या कर रहे हैं, वहाँ बातचीत कर रहे हैं, आपके कोई चीज़ जो उन्हें खिलाफ लग रही है तो उसके खिलाफ वॉइस भी उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे आपका लोकतांत्रिक तरीका होता है। अब विद इन द स्वराज पार्टी दो लोग बन गए, आपके हो गए रिस्पॉन्सिविस्ट। अभी रिस्पॉन्सिविस्ट कौन कौन है, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, एनसी केलकर। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के साथ हमें कॉपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए और पदों को रखना चाहिए ताकि हम अपनी आवाज़ रख सकें, ठीक है। और स्वराज पार्टी की जो मेन लीडरशिप है, हालांकि वो ये नहीं कह रही है, वो ये कह रही है कि नहीं, फाइनली हमें जो मास मूवमेंट है वही एकमात्र रास्ता है। जो आपकी स्वराज पार्टी की लीडरशिप है, हालांकि उसके मन में अभी भी यही है, जो बड़ी लीडरशिप है वो ये कह रही है कि हाँ, जो मास मूवमेंट है वही बेहतर रास्ता है। अब चलो ठीक है, फिर भी 1926 में इलेक्शंस होने हैं, तो 1926 के इलेक्शंस में आपके पास एक सेक्शन जो है आपका इलेक्शंस के लिए गया एज अ पार्टी, है ना, और हालांकि इन्होंने इतना अच्छा नहीं कर पाए, ये दे वॉन 40 सीट्स इन द सेंटर एंड सम सीट्स इन मद्रास, बट वर रूटेड इन द यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस एंड पंजाब। कुछ सीटों में इन्होंने मद्रास में तो खैर ठीक काम किया, बट आपके जैसे कि आपका यूनाइटेड प्रोविंस है ना, और आपके पास कौन है, सेंट्रल प्रोविंस और पंजाब में, यहाँ पे ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। फाइनली 1930 में जो है इन्हें वॉकआउट कर लिया था, क्योंकि लाहौर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को रेजोल्यूशन पास किया था, ठीक है जी। तो आप ध्यान से समझिएगा। अब इसके अंदर स्वराज पार्टी के अंदर ही एक एलिमेंट, इसी दौरान आपको पता है 1923 में इलेक्शंस हुए, 1923 में फॉर्मेशन है, 1930 में वॉकआउट किए हैं। इस दौरान में एक तो रिस्पॉन्सिविस्ट आ गए थे, एक कॉम्युनल एलिमेंट्स आ गए थे विद इन स्वराज पार्टी। उन्होंने कहा कि आपके पास जो मोतीलाल नेहरू जैसे लीडर हैं वो क्या करते हैं,
जिन्होंने मतलब मोतीलाल नेहरू ने नहीं कहा था ना कि अब दोबारा काउंसिल वगैरह का, तो डिड नॉट फेवर ज्वाइनिंग द काउंसिल, उन्होंने कहा ये एंटी हिंदू है। और जो मुस्लिम कम्युनिस्ट थे उन्होंने कहा ये एंटी मुस्लिम है, ठीक है। तो स्वराज पार्टी के अंदर ही हालांकि फैक्शंस होने लगे थे। चलो, उसी दौरान देश में जब ये स्वराज पार्टी आपके काम कर रही है, स्वराज पार्टी ने ऐसा नहीं है कुछ नहीं किया, स्वराज पार्टी ने कई काम किए। जैसे आपके पास बताता हूँ, इन्होंने क्या किया, इनके कुछ काम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इन्होंने विट्ठल भाई पटेल को स्पीकर बनवाया, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल को स्पीकर बनाया, किसका, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्पीकर बनाया, अध्यक्ष बनाया, ठीक है, सदन का। ये सफल रहे इसे बनवाने में। इसके अलावा बजट वगैरह में ये लोग पार्टिसिपेट करते थे। इसके अलावा इन्होंने जो है कुछ ऐसे बिल्स थे जो लोकप्रिय नहीं थे, जैसे आपके पास सेडिशन के चार्जेस में जेल में डालने के लिए रिलेटेड एक कानून था कि देशद्रोह का शक के बिना पर आपका जो है जेल में डालने का एक कानून था जो आ सकता था, ठीक है, उसका बिल रखा गया था। उस बिल के लिए ही आपके पास बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने हालांकि बम फेंकने की कोशिश करी थी 1929 में, तो उन्होंने डिफीट करवाने के लिए जो है पूरी कोशिश करी, वो डिफीट भी हुआ। उसका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल। तो दो बिल उस समय रखे जाने थे 1929 में, 1929 में, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने संसद में बम फेंका था। इसके बारे में आपको पता होगा, शायद नहीं भी पता होगा तो आगे पता चल जाएगा। तो पब्लिक सेफ्टी बिल, और दूसरा कौन सा था आपके पास, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये दो बिल जो थे आपके पास आपके सदन में रखे जाने थे, ठीक है। तो हालांकि ऐसा नहीं है इन्होंने कुछ नहीं किया, याद रखिएगा ये कुछ काम इनके स्वराज पार्टी के थे। फाइनली 1930 में ये वॉकआउट हो गए। उसी दौरान एक और क्रियाकलाप देश में चल रहा था, वो था आपके पास सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, वामपंथ का देश में आना। अभी वामपंथ वाले कैसे आए, देखिए 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ, रशिया में क्रांति हुई जिसमें व्लादिमीर लेनिन ने लोगों को लीड किया, जार के निरंकुश शासक से उन्हें मुक्त करवाया, और आपके पास जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था, वो लोकप्रिय मूवमेंट हुआ पूरे दुनिया में, स्पेशली इन द कंट्रीज दैट आर डोमिनेटेड बाय द आपके कॉलोनियल इंपीरियल पावर्स, जो आपके दूसरे देशों में शासन कर रहे हैं, उन शक्तियों द्वारा जो आपके पकड़े हुए जकड़े हुए जो मुल्क हैं उनमें ये बहुत फेमस हुआ मूवमेंट, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद 1918 के बाद कई देशों में आपके पास जो ये मूवमेंट है, कौन से वाले कम्युनिस्ट मूवमेंट हैं, वो बहुत फेमस हुए हैं और ये लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इसी श्रेणी में 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। MN रॉय और अबानी मुखर्जी जो है आपके भारत की तरफ से इस पार्टी को नेतृत्व करके बनवा रहे थे। 1925 में फॉर्मली भारत में कह सकते हैं लॉन्च हुई। अब देखो ध्यान से सुनना, 1924 में कई कम्युनिस्ट जो थे ये जो है आपके पास, जैसे आपके पास ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, इनको जेल किया गया कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में। कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में इन्हें जेल में डाला गया। इसी तरीके से आपके पास 1928 में आपके पास मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में 31 आपके कम्युनिस्ट लीडर जो थे, ठीक है, उनको क्या गया, जैसे ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद वगैरह भी हैं, और ट्रेड यूनियनिस्ट लेफ्ट विंग लीडर्स हैं, इनको भी क्या इन पे ट्रायल्स हुए, ठीक है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में। हालांकि आपके पास जो इंडियन लीडर्स हैं लाइक नेहरू एक्सेट्रा, दे रिप्रेजेंटेड देम, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपके पास कम्युनिस्ट वाले भी भारत में जा रहे हैं और आ रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी श्रेणी में आपके पास लाला लाजपत राय जो है, देखो 1920 में आपके पास लाला लाजपत राय ने अगर AITUC की स्थापना करी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और इसके बाद लाइन से आपके पास जो है ट्रेड यूनियंस जो है आपके पास बनने लगी। ये भी आपके पास क्या है, ये आपके पास कम्युनिस्ट का ही एक तरीके से विचारधारा का एक प्रभाव है। कम्युनिस्ट जो आपके वामपंथ है, वो आपको देखा होगा आपने, उनका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, आपके पास हैमर होता है और सिकल होता है, हथौड़ा होता है, और आपके पास हंसिया होती है, जो आपका आपने देखा होगा गेहूं बाली काटने काम आती है, हंसिया ऐसे करके होती है ना, ऐसे करके होती है ना हंसिया, और एक होता है हैमर। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है आपके पास वो बनता है कम्युनिस्ट। कभी देखा होगा आप कम्युनिस्ट सिंबल, इसके बाद गूगल कर लेना, दोनों आपके क्रॉस में बने रहते हैं, और रेड फ्लैग होता है लाल सलाम, ठीक है।
तो आपके पास इन्होंने क्या करा, AIUTUC की स्थापना करी, हाईटेक की स्थापना हुई, और आपके पास लाल लाजपत राय इसके पहले प्रेसिडेंट बने, और दीवान चमन लाल जो है इसके पहले GS जनरल सेक्रेटरी बने। अब ये कम्युनिस्ट मूवमेंट भी देश के अंदर तब पैरेलल चल रहा है। तो एक तरफ स्वराजिस्ट चल रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पास कम्युनिस्ट वाले आगे बढ़ रहे हैं, और तीसरी तरफ आपके ये ट्रेड यूनियंस का इंपैक्ट पड़ रहा है जो कम्युनिस्ट से अटैच्ड है, वामपंथ से अटैच्ड है, सोशलिस्ट से अटैच है। इसी श्रेणी में आपके पास एक और लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो आपके पास कौन है, वॉयलेंट है। कौन है, वॉयलेंट है, रिवोल्यूशनरीज है। तो आपके पास ध्यान से देखना, जब आपका ये 1920 के दशक में, 1920 के दशक में देखो मैंने क्या क्या बताया, 1920 के दशक में देखो 1920 के दशक में कौन कौन आगे बढ़ रहा है, देखो अंग्रेज तो है ही है ना। अब देखो कौन कौन उसके अलावा उनके आगे कौन कौन है। देखो आपके पास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो चुका है 1922 में। अब ये पैरेलल में कौन कौन है, पहले आपके पास कौन है, कम्युनिस्ट वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ट्रेड यूनियंस हैं, हालांकि कम्युनिस्ट से अटैच्ड हैं, लाला लाजपत राय वगैरह इन्हें लीड कर रहे हैं। इसके अलावा स्वराज पार्टी वाले हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। और एक और धड़ा है वो आपके पास है क्रांतिकारियों का, रिवॉल्यूशनरीज का। क्या चाहिए, क्रांति, आजादी, इंसान की इंसान से आजादी, ठीक है। लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, लेट डाउन इंपेरियलिज्म। ये क्या किसके खिलाफ है, आपके इंसान का इंसान के ऊपर शोषण के खिलाफ है, इंपेरियलिज्म खिलाफ है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये लोग जो है आपके जो इससे प्रेरित हैं, ये किताबें लिख रहे हैं। जैसे आपके पास बंदी जीवन लिखी सचिन सान्याल ने, और पत्थरदाबे लिखी शरद चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। इन्हें हालांकि गवर्नमेंट ने बैन भी किया, पर लोग पढ़ रहे हैं बंदी जीवन। ये क्या है, आपके पास लिटरेचर है जो आपके पास सचिन, ये क्वेश्चन एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाता है। ये फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसने लिखी, ये बंदी जीवन किसने लिखा, या आपके पास पत्थरदाबी किसने लिखा, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या हुआ, इसी तरीके से आपके पास HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी, HRA बनी। अब इस HRA की स्थापना 1924 में हुई थी, ठीक है। अक्टूबर 1924 में कहाँ पे हुई थी, कानपुर में। और इसमें आपके जो लीडर हैं, जैसे आपके पास सचिन सान्याल है ना, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी। इसके बाद इसमें कौन लीडर और जुड़े, आपके जुड़े हैं आपके अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान जो आपके रिवॉल्यूशनरीज हैं उसमें। इसके अलावा आपके पास ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग आपके HRA में जुड़े हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने एक काम किया, ये काकोरी में इन्होंने क्या करा, ट्रेन लूट ली। काकोरी कॉन्स्पिरेसी जिसे आप लोग बोलते हो, काकोरी कॉन्स्पिरेसी। इन्होंने खजाने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए चाहिए पैसा, और ऑर्गेनाइजेशन को पैसा चलाने के लिए चाहिए, तो इन्होंने क्या करा, ये ट्रेन लूट ली, ठीक है। अब जब ये ट्रेन लूट ली तो इसके बाद आपके ट्रायल्स हुए, कई लोगों को पकड़ा गया, और आपके पास पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, ये नवयुवक हैं, यंग लड़के हैं, इनको ट्राई किया गया, इन्हें फांसी में चढ़ा दिया गया। स्थिति इतनी बुरी थी उस समय समाज की कि आपके पास गणेश शंकर विद्यार्थी एक बड़े अच्छे ऑथर हुए हैं उस जमाने में, ठीक है। तो वो इनके लिए क्या रखते थे, आपका काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, सॉफ्ट एंड रखते थे, किनके लिए, रिवॉल्यूशनरीज के लिए। तो आपके गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्या करा, प्रयास करा कि इनकी जो बिटिया है, इनकी बिटिया से शादी नहीं हो पा रही थी, घर में पैसे भी नहीं थे, किसके, आपका ठाकुर रोशन सिंह के। तो पूरा प्रयास किया। इसके अलावा इनके अंदर जो फीलिंग थी, जो कंट्री के लिए फीलिंग थी, वो इस तरीके की थी। आपके राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ये इस तरीके से कहते थे, आपको पता होना चाहिए, सुना होगा आपने, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुएं कातिल में है। ये आपके HRA वाले हैं। अब इसमें ध्यान से सुनना, आपके अशफाक उल्ला खान कहते थे, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ मतलब रिलीजन, इन दोनों की दोस्ती बड़ी अच्छी थी। जयवीरू, राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, और इसके अलावा अशफाक उल्ला खान। अब ये क्या कहते थे कि भाई बिस्मिल तो लकी है, बिस्मिल ये भी कह सकता है कि मैं बार बार यहाँ भारत की धरती में जन्म लेके यहाँ की सेवा करना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब रीइंकार्नेशन में बिलीव करता है ना, बीइंग अ हिंदू। तो ये कहते हैं कि हाँ मैं फिर भी ऐसा नहीं कर सकता बीइंग अ मुस्लिम, बट अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर ऐसा कहीं पॉसिबल हुआ
ठीक है, तो मैं अल्लाह से यही बात करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए ये इतना ज़्यादा डेडिकेटेड है टुवर्ड्स देयर नेशन, टुवर्ड्स देयर लैंड, कि इनके अंदर जो है वो जज्बा है सेक्रीफाइस करने का अपने देश के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। काकोरी कॉन्स्पिरेसी में आपके पास ट्रेन को लूट लिया गया था, ठीक है, ट्रेन को लूट लिया गया था काकोरी स्टेशन पे, और इसके बाद रेड्स हुई और इनको अरेस्ट किया गया और कई लोगों को अरेस्ट किया गया, और मेनली आपके जो 4 नाम है इनको बताया, इनको क्या किया गया, इन्हें फांसी चढ़ा दी गई। अब दोबारा जो है 1928 में दिल्ली में दोबारा इसको रिफॉर्म किया गया और इसमें एक वर्ड जोड़ लिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया गया, सोशलिस्ट। 1924 में एचआरए हुई थी, अब इसका नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ये सब एग्जाम में प्रीलिम्स टाइप पेपर में पूछा जाता है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गई, HSRA। अब इसमें नई जनरेशन वाले आ रहे हैं, ठीक है, नई जनरेशन वाले आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? आपके भगत सिंह आ रहे हैं, सुखदेव आ रहे हैं, ये नए लड़के हैं, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है। इन्होंने, हालांकि भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा बनाई थी, ठीक है, याद रखिएगा, कहीं लिख भी लीजिएगा हो सके तो सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद इनके सीनियर लीडर हुए, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब आपके लीडर्स हैं। ये सब इसको मूवमेंट को क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान सुनिएगा। 1928 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, इसका नाम है HRA। अब ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है अपना। 1919 से कानून में एक बात थी, जो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स है ना, जो मैंने बताया था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, इसमें जो है आपके पास एक बात थी जिसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने बताया है। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म में बात थी कि 10 साल बाद ना इसके लिए एक रिव्यू किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, इसको जो है इसकी पुनर्विश्लेषण किया जाएगा कि ये जो आपके पास मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स हैं ये कितने सक्सेसफुल हैं। तो 1919 का प्लस 10 कितना होता है? 1929। पर क्या हुआ, वहाँ पे आपके कंजर्वेटिव पार्टी थी, ठीक है, आपके कंजर्वेटिव जो थे उनको पता था कि वो चुनाव हारने वाले हैं ब्रिटेन में। कंजर्वेटिव न्यू दैट कि आपके पास इलेक्शंस जो हैं आपके वो हारने वाले हैं। कंजर्वेटिव को इस बात का पता है कि वो चुनाव हार जाएंगे। अब जब कंजर्वेटिव पार्टी को ये पता है कि ये चुनाव हारने वाले हैं, तो इनके दिमाग में एक बात चल रही है कि हम क्या करेंगे, जिससे पहले कि लेबर आए। और लेबर क्या है? लेबर अपने ग्रिप कमजोर कर देंगे, क्योंकि लेबर क्या कर रहे हैं, आपके लिबरल थॉट्स वाले हैं। तो ये बाकी जो कॉलोनीज हैं उनमें भी अपनी ग्रिप कमजोर करते हैं और अगला कानून जो बनाएंगे, अगली जो कमेटी होगी वो गड़बड़ होगी। तो इन्होंने अपने आप ही जल्दीबाजी में 1927 में कमीशन अपॉइंट कर दिया। 1927 में ऑल वाइट कमीशन, आपका 7 मेंबर का, 7 मेंबर ऑल वाइट, सारे इसमें गोरे हैं, साइमन कमीशन अपॉइंट कर दिया। इंडियन स्टेटुअरी कमीशन आपका नाम है एक्चुअल में, साइमन कमीशन अपॉइंट कर दिया, इंडियन स्टेटुअरी कमीशन अपॉइंट कर दिया, जिसने आपका क्या करना था, रिपोर्ट सबमिट करनी थी और उसके आधार पर आपके नया कानून बनना था। और उस रिपोर्ट का नाम होना था व्हाइट पेपर। क्या होना था? व्हाइट पेपर, याद रखेगा। अब साइमन कमीशन की जो है आपका, इसको बना दिया गया, ऑल वाइट है, भारत में जो लीडर्स हैं इसके अगेंस्ट हैं, इस ऑल वाइट कमीशन के लीडर्स जो हैं आपके अगेंस्ट हैं। जैसे आपके पास इस तरह के साइमन गो बैक के सब जगह नारे लग रहे हैं, पूरे देश में डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, है ना। तो आपके पास ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो साइमन गो बैक के हर जगह नारे लग रहे हैं और पूरे देश में क्या हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब साइमन को भारत भेजा गया, 1928 में भारत आया, साइमन भारत आया। और साइमन जब भारत आया तो इसने क्या करा, आपका जगह जगह पे टूर करना शुरू किया। जहां भी ये टूर करता था इस तरह के लोग फ्लैग लेके पहुंच जाते थे, ब्लैक फ्लैग लेके पहुंच जाते थे और डेमोन्स्ट्रेशंस होने लगे। इसी तरीके से आपका लाहौर में एक डेमोन्स्ट्रेशन होना था। अब इसमें कौन थे? आपके लाला लाजपत राय, जो आपके काफ़ी फेमस लीडर हैं। लाहौर में आपके लाला जी जो हैं आपका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, साइमन गो बैक के लिए, साइमन गो बैक के लिए, ठीक है।
इसके लिए पूरी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लाला लाजपत राय, और इनके पीछे जो है नए लड़के भी इनको बहुत मानते हैं, ट्रेड यूनियन वाले इनको बहुत मानते हैं बिकॉज ऑफ हिज रिलेशन विद द ट्रेड यूनियंस। अब लाहौर में इसका डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, पीछे SSRA के लड़के भी खड़े हुए हैं। अब जब ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ तो आपका लाठीचार्ज हो गया, लाठीचार्ज हो गया। अब लाठीचार्ज होने के बाद लाला लाजपत राय की छाती पे लाठी लगी और इनकी 1 महीने इलाज के बाद नवंबर में 1928 में आपकी मृत्यु हो गई। नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। चलो ठीक है भाई। अब इन्होंने, हालांकि जब ये घायल थे हॉस्पिटल में थे, इन्होंने कहा कि मेरी छाती पे पड़ा एक एक लट जो है ब्रिटिश अंपायर के ताबूत में किसका काम करेगा, नेल का काम करेगा, कील का काम करेगा। ये आपके कौन कह रहे हैं, लाला लाजपत राय कह रहे हैं। चलो जी, अब जो आपके HSRR वाले लड़के हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाले जो लड़के हैं, ठीक है, ये जो आपके HSR वाले लड़के हैं, ये क्या कर रहे हैं, जैसे आपके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु है ना, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब लड़के जो हैं आपके पास, और पूरी इनकी टीम, जतिन दास, अब ये लोग बात कर रहे हैं आपस में, और बातचीत करके इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो है आपका एक SP की वजह से हुआ, उसका नाम है स्कॉट, जो इंपीरियल सर्विस का था, SP था स्कॉट, इसकी हत्या करते हैं, इसका असैसिनेशन करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को दिखाना पड़ेगा कि हम किस तरह की मिट्टी के बने हुए हैं। दूसरा आपके पास क्या हुआ, जब इसे मारने के लिए लाहौर में गए तो स्कॉट तो मिला नहीं, बट एक नया ASP मिल गया, उसका नाम था, इंपीरियल पुलिस का एक लड़का था, यंग ऑफिसर था, मतलब उसका नाम था सॉन्डर्स। सॉन्डर्स भी अपने आप में कोई ज़्यादा बहुत भला व्यक्ति नहीं था, तो फाइनली इशारे हुए, ठीक है, और इसको शट डाउन किया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु है ना, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। दूर कोई बोलता है कि चंद्रशेखर आज़ाद वॉज ऑल्सो देयर इन द होल प्रोसेस। आपकी सॉन्डर्स की हत्याकांड हुआ लाहौर में, और फिर इसके बाद ये निकल लिए, ठीक है। अब निकलने के बाद इनका कोई चश्मदीद भी नहीं है, चश्मदीद इन्हीं के बीच से निकलवाना था, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये कांड हो गया, इसे कहते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी। अब ये हो चुकी है, कोई बात नहीं, ये ख़त्म हो चुका है। अब 1929 में आपके पास इनफेमस बिल आना है, एक इनफेमस 2 बिल लाने थे इन्होंने, 2 फर्जी, मतलब 2 बेकार बिल इंडियन के लिए, उनकी जो कह सकते हैं फ्रीडम पे रोक लगाने वाले 2 बिल्स लाने वाले हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। पहले का नाम है आपका पब्लिक सेफ्टी बिल, हालांकि बाद में डिफीट हुआ ये पब्लिक सेफ्टी बिल, और दूसरा आपका ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो पास हो गया था, जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट बना, दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये आपका ट्रेड यूनियंस को, जो उनका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी जो चीज़ें हैं उस पर कर्ब कर रहा है, उस पर रोक लगा रहा है। कैसे, उन पर कैसे रोक लगा रहा है, एक जुडिशल तरीका बता रहा है किस चीज़ के लिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, जो उनके बीच में मतभेद हैं ट्रेड यूनियन और ऊपर के ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। पब्लिक सेफ्टी बिल जो है अरेस्ट और डिटेंशन की बात कर रहा है ऑन द सेडिशियस चार्जेस, आपका टेररिज्म का अगर शक वगैरह होगा तो। अब 2 लड़के जो है सेलेक्ट किए गए, HSRA ने 2 लड़के सेलेक्ट किए, उन 2 लड़कों का नाम था भगत सिंह, जो कि बहुत इंटेलेक्चुअल लड़का है, और दूसरे का नाम है बटुकेश्वर दत्त। आप ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज देखना, उनमें इनके बारे में बताया है, ठीक है। ये काफ़ी लंबा जी है, बटुकेश्वर दत्त, आज़ादी के बाद भी इनकी पूरी कहानी मैंने बताई है, किस तरीके से हमने इनको अपेक्षित किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में दिल्ली में गए, और इन्होंने वहाँ जाके संसद में बम फेंक दिया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बम फेंक दिया। जब इन्होंने वहाँ बम फेंका तो वहाँ पे क्या हुआ, वो लो डेसिबल का बम था, जिसे मारने के लिए किसी को नहीं था, वो सिर्फ इस चीज़ के लिए था कि उनको मैसेज पास किया जा सके। प्रेस वाले वहाँ बैठे रहते हैं जब कार्रवाई चलती है, मीडिया वाले रहते हैं, जैसे आपका रायसभा टीवी आज की डेट में चलता है, तो उस ज़माने में प्रेस मीडिया नोट लिखती रहती थी किस तरह की डिबेट्स हो रही हैं, तो वो डिबेट रिकॉर्ड्स में भी रहेंगी। तो उन्होंने कहा जब बम फेंका जाएगा तो पूरे देश में जो बात पहुँचेगी, हमारा मैसेज पहुँचेगा कि HSRA क्या है, ठीक है। कहीं इसकी गलत इमेज भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बनाई जा रही थी, इवन जो आपके इन्हें वर्ड यूज़ किया था टेररिस्ट, ठीक है, उस ज़माने में भी। तो बम फेंका गया और इन्होंने नारे लगाए, है ना, लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन, लेट डाउन इम्पेरियलिज्म, तो इस तरह के नारे इन्होंने लगाने शुरू कर दिए और पैम्पलेट्स बांटने फेंकने शुरू कर दिए, और उसके बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इन्होंने बोला कि इसमें क्या होगा, अरेस्ट में क्या होगा, क्योंकि इतना बड़ा क्राइम तो था नहीं कि किसी को फांसी, तो मतलब किसी को जान से तो मारा नहीं है। पर आपके अंग्रेज सरकार, अंग्रेज पुलिस जो है, बड़े CID वगैरह सब पूरी जांच पड़ताल में लग गई, और फाइनली ये कमज़ोर कड़ी ढूंढने लग गए, और इन्हें कमज़ोर कड़ी मिल गई, और इन्होंने
पुराने जो केसेस थे वो खुलवा लिए, दैट वाज लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। उसके बाद आपको सबको पता है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई, बटुकेश्वर दत्त जो कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व नहीं है, इनको जो है लंबी जेल हुई। चलो जी, ये आपके पास क्या हो गए, ये आपके रिवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आप ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपके पास 1930 में चटगांव में जो आज के बांग्लादेश में आता है उसमें आर्मरी रेड हुई, सूर्य सेन ने ये ऑर्गेनाइज करी, सूर्य सेन ने ऑर्गेनाइज करी, जो अपने आप में पहले टीचर थे, इन्होंने चटगांव में आर्मरी रेड कर दी, ठीक है। और प्रीतिलता वादेदार जो है ये रेड कंडक्ट करते हुए आपके क्या हुई, ये शहीद भी हो गई। इसके अलावा कल्पना दत्त जो है ये अरेस्ट की गई हैं। याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछेगा प्रीतिलता वादेदार और कल्पना दत्त, एग्जाम में यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है ये, तो याद रखेगा कि अरेस्ट की गई थी और ट्राई की गई थी सूर्य सेन के साथ और लाइफ सेंटेंस मिला था। कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडियार, ये याद रखना, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वादेदार, ये याद रखिएगा, किससे, चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित है, मैच द फॉलोइंग में आया था पिछली बार। अगला है शांति घोष और सुनीति चंदेरी जो थी, ठीक है, शांति घोष और सुनीति चंदेरी, इन्होंने क्या किया, ये आपके स्कूल स्टूडेंट थी, इन्होंने डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिसंबर 1931 में शॉट डाउन किया था। ये देखिएगा, शांति घोष और सुनीति चंदेरी। इसके अलावा बीना दास जो है, इन्होंने पॉइंट ब्लैंक से गवर्नर को अपनी कॉन्वोकेशन में शॉट डेड किया था, ठीक है जी, देखो पॉइंट ब्लैंक से, ठीक है। इन्होंने, हालांकि वो बच गया, बट शी ट्राइड की जो गवर्नर है वो मारे जाएगा, क्योंकि आपको पता है राज्यपाल क्या होते हैं आपके आपके चांसलर होते हैं, कुलाधिपति होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, तो गवर्नर वॉज देयर, ठीक है, इन कॉन्वोकेशन सेरेमनी डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिग्रीज, तो शी ट्राइड टू शॉट डेड, इन्होंने कोशिश करी, किसने, आपका बीना दास ने। ये आपके पास इवन विमेन जो है इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। भगत सिंह जो है उस समय ध्यान से समझना, भगत सिंह भी जब भागने के प्रयास कर रहे थे, ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस वगैरह जब हुआ था, तो इनके साथ दुर्गा भाभी जो थी वो, उन्होंने क्या किया था, इनकी हेल्प करी थी अपने क्या करने के लिए, वहां से इवैक्यूएट होने के लिए। तो विमेन भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। चटगांव आर्मरी रेड पता होना चाहिए सूर्य सेन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य सेन को हैंग कर दिया गया था। अब देखो, चलो जी, ये आपका चल रहा है तीसरा वाला। चलो अब साइमन कमीशन पे वापस आते हैं। साइमन कमीशन की जो है, आपका साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है, ऑल वाइट मेंबर है। अब इसके उसमें जो है आपके पास लॉर्ड बर्कनहेड जो है वो कह रहा है, लॉर्ड बर्कनहेड लंदन में बैठा हुआ, वो बोल रहा है, चैलेंज कर रहा है कि आपके जो इंडियंस हैं ना, उनके अंदर जो है इतना दम नहीं है कि वो अपना संविधान बना सके। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मोतीलाल नेहरू ने जो है रिपोर्ट बनाई, उसका नाम कहते हैं मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट या सिंपली नेहरू रिपोर्ट, जो कि भारत के लिए एक संविधान बनाने के फ्रेमवर्क या ड्राइंग या ड्राफ्ट बनाने के लिए एक कोशिश थी। तो इसमें जो है नेहरू रिपोर्ट में इसकी जो कमेटी थी, कमेटी में कौन कौन थे, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS एनी, मंगल सिंह, अली इमाम, शुएब कुरैशी और GR प्रधान, ये इसके मेंबर्स हैं मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ठीक है, ये आपकी आई है नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन अपना काम कर रहा है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन अपने रिपोर्ट्स के लिए काम कर रहा है। अब इसी तर्ज पे आपके ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई दिसंबर, मतलब ऑल पार्टीज की मीटिंग हुई 1928 में, दिसंबर 1928 में, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी आए। और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है ऑन द बिहाफ ऑफ द मुस्लिम लीग 3 अमेंडमेंट इसमें प्रपोज करे, ठीक है जी। पहला इन्होंने कहा कि जो 1/3 रिप्रेजेंटेशन है वो मुस्लिम को दोगे सेंट्रल लेजिस्लेचर में, केंद्रीय असेंबली में जो नया कानून आएगा उसमें सेंट्रल लेजिस्लेचर है, उसमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन आपको किसको देना पड़ेगा, मुस्लिम्स को देना पड़ेगा। बात समझ में आई। इसके अलावा इन्होंने कहा, क्या कहा कि रिजर्वेशन देना पड़ेगा मुस्लिम्स को बंगाल में और पंजाब में उनकी पॉपुलेशन के बराबर, उनके पॉपुलेशन के रेशो में, जिस रेशो में सीट बटेंगी उसी रेशो में उनकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, और वाइस वर्सा, जो भी समझो। क्यों कहा, उन्होंने कहा पंजाब जो है आपके पास क्या है, पुराने जमाने वाला पंजाब समझो, पुराने जमाने वाला बंगाल समझो, जिसमें बांग्लादेश भी इन्वॉल्व है और जिसमें पाकिस्तान वाला पंजाब भी इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी क्योंकि है तो इनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इनको सीटों में रिप्रेजेंटेशन आपको उसी रेशो में दो जिस हिसाब से उनकी पॉपुलेशन है। इसके अलावा इन्होंने कहा जो बची हुई शक्तियाँ हैं वो प्रांतों को मिलनी चाहिए, रेजिडोरी पावर्स जो भी हैं, जैसे आपका स्टेट का सब्जेक्ट का डिवीजन करोगे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाएगा,
कुछ स्टेट गवर्नमेंट पे, जैसे आपके पास आर्मी है आज की डेट में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। डिफेंस का पूरा सिस्टम किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉरेन अफेयर्स, विदेश नीति सेंट्रल गवर्नमेंट के है। बैंकिंग किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के है। इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के कुछ काम है, पुलिस है, लॉ है ना, मतलब लॉ एंड ऑर्डर है, लैंड है, ये किसके हाथ में है? आपका स्टेट गवर्नमेंट के हैं। तो तीसरा, हालांकि आज के में कॉन्करेंट लिस्ट भी है, तो उन्होंने कहा कि जो बच जाएंगी शक्तियां वो प्रांत के हाथ में आनी चाहिए। रेजिडोरी पावर शुड कम इन द हैंड्स ऑफ प्रोविंसेस। इसके बाद जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट रखे, इट इज योर होमवर्क, और ये आपके मुस्लिम लीग्स के किसके राइट्स के लिए, वही 1/3 रिप्रेजेंटेशन, उनको मिनिस्ट्रीज में जगह, ये सब को लेकर। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो सिंध है उस समय बंगाल उसका बॉम्बे का पार्ट होता था। उस जमाने में बॉम्बे ना बहुत बड़ा होता था, बिफोर 1935 बॉम्बे बहुत बड़ा होता था। कितना बड़ा होता था? इसमें पूरा महाराष्ट्र वाला पोर्शन जो उस जमाने का अंग्रेजी प्रांत वाला है, प्रिंसलीज को हटा दो तो, गुजरात वाला पोर्शन प्रिंसलीज को हटा दो तो, और तीसरा आपके पास सिंध वाला पोर्शन, ये पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनता था। इसने कहा सिंध को अलग होना चाहिए। सिंध वैसे भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, सिंध के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा NWFP के बारे में बात कर रहे हैं या जो भी है। तो जिन्ना के 14 पॉइंट है, होमवर्क है, आप देख के आना, गूगल भी कर सकते हो, मिल जाएगा। तो जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट रखे, जो कि हालांकि सॉलिडली रिजेक्ट कर दिए। अब कलकत्ता कांग्रेस की जो सेशन हुआ है 1928 का, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक ऑर्गेनाइज किया फॉरेन क्लोथ बायकॉट कमेटी, ठीक है जी, किया था। अब लॉर्ड इरविन जो थे, इसके बाद ये चलता रहा, ये प्रोसीजर चलता रहा। महात्मा गांधी जो है बात कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं, जो भी है। लॉर्ड इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को 31 अक्टूबर 1929 को एक आपका डिक्लेरेशन दिया, ठीक है, रिगार्डिंग द आपके पास जो साइमन कमीशन का जो चीज़ें हैं, इसके अलावा आपके पास जो चेंजेस होने के लिए जो आपके वार्तालाप है, समथिंग लाइक दैट। तो आपके पास क्या हुआ, लॉर्ड इरविन ने क्या किया, डिक्लेरेशन किया 31 अक्टूबर 1929 को। उसके बाद आपके जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उन्होंने 2 नवंबर 1929 में, इसी के बिहाफ में 2 दिन बाद, इन्होंने क्या करा, एक दिल्ली मैनिफेस्टो रखा। इन्होंने कहा कि जो अगर लॉर्ड इरविन चाहते हैं कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, अगर वो चाहते हैं कि हम भी जो हैं इसमें पार्टी बने, जो बदलाव सरकार करना चाहती है, तो अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमें पार्टिसिपेट करवाना चाहती है, हम करने को भी तैयार हैं, पर उसके लिए आपको जो है हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। इसी को दिल्ली मैनिफेस्टो कहते हैं, ठीक है। गांधी जी और मोतीलाल नेहरू, इसके अलावा कुछ अन्य लीडर जो हैं, वायसराय इरविन से दिसंबर 1929 में मिलने जाते हैं कि अभी जो है आप ऐसा मत करना कि डोमिनेंट स्टेटस जो है हम बाद में देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो डिमांड्स हैं वो सिर्फ क्या होनी चाहिए, एडवाइजरी होनी चाहिए, उनको माना जाए। इस तरह कुछ पॉइंट्स थे दिल्ली मैनिफेस्टो में। आप लोग कोई इतना ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव पेपर इस समय दे रहे हैं और ये प्री के लिए हो रहा है, इसके अलावा EPFO वगैरह के लिए। चलो ठीक है, जो भी हुआ, ये डिमांड जो है रिजेक्ट हो गई। उसके बाद आपके पास दिसंबर 1929 का लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का। रावी नदी के किनारे कांग्रेस पार्टी मिलती है, ठीक है, और ये डिसाइड किया जाता है कि हमारा जो टारगेट है वो कुछ नहीं, हमारा टारगेट है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज, ये हमारा टारगेट है। कोई हमारा जो है हमें डोमिनेंट वोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, जो अभी तक डिमांड चल रही है, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। अब पूर्ण स्वराज जो है ये मान कि इसकी जो डिमांड है, कांग्रेस का जो अगला जो उद्देश्य माना गया वो माना गया पूर्ण स्वराज। और इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि अब से हम 26 जनवरी 1930 से इसको जो है इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। इसी वजह से जब आप आज़ाद हुए और आपका संविधान बना ना, तो वो इसी दिन से, इसी वजह से लागू करवाया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पिछले 20 सालों से 1930 से जो है आज़ादी के इस दिवस के रूप में मना रही थी। तो आपका पूर्ण स्वराज का एजेंडा उन्होंने डिसाइड किया कि हम पूर्ण स्वराज पे बिलीव करते हैं। महात्मा गांधी जो है क्योंकि मिलने गए थे, लॉर्ड इरविन ने उनकी बात रिजेक्ट कर दी थी, बोला कि ठीक है, मतलब उनकी बात मानी ही नहीं, दिल्ली मैनिफेस्टो में माना ही नहीं। तो महात्मा गांधी का ठीक है कोई बात नहीं, कांग्रेस पे बात पहुंची। कांग्रेस ने अपना लाहौर सेशन करवाया 1929 में। दिसंबर में हर साल इनका सत्र होता था नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, और लाहौर में रावी नदी किनारे इन्होंने डिसाइड किया कि पूर्ण स्वराज हमारा उद्देश्य है। इसके बाद
महात्मा गांधी ने कहा ठीक है, अब हमें सीडीएम लॉन्च करना पड़ेगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना पड़ेगा। परंतु उससे पहले महात्मा गांधी ने 11 डिमांड रखी, 11 मांगे रखी, 11 डिमांड रखी वायसराय के सामने। वायसराय उस समय भी लॉर्ड इरविन है। वायसराय के सामने 11 डिमांड रखी, जैसे कि आपके पास आर्मी और सिविल सर्विसेज का जो खर्चा है 50% कम करो, टोटल प्रोहिबिशन इंट्रोड्यूस करो, रिफॉर्म करो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी में। बिल्कुल ये तो गले ही पड़ जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा सीआईडी को पावर्स थी। इस तरीके से आर्म्स एक्ट को बदलो, इस तरीके से बोला कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करो, पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट करो, रुपी स्टर्लिंग का जो एक्सचेंज रेशियो है वो चेंज होना चाहिए, उसे कम होना चाहिए रुपी और स्टर्लिंग का, ठीक है। इसके अलावा टेक्सटाइल प्रोटेक्शन कानून आना चाहिए। कोस्टल शिपिंग जो आपके पास तटीय जो शिपिंग है ना, वो उसको जो है आप इंडियंस के लिए रिजर्व करो। लैंड रेवेन्यू को 50% कम करो। और सॉल्ट टैक्स जो आपने लगा रखा है, और सॉल्ट मोनोपोली जो आपने पकड़ी हुई है, सरकार के हाथ में सॉल्ट मोनोपोली थी, उन्होंने कहा इसको क्या करो आप, इसे आप खत्म करो और सॉल्ट टैक्स को आप रिपील करो। अब क्या हुआ, इस बात को मानने से मना कर दिया। किसने मना कर दिया? इसे बात को मानने से आपका मना कर दिया गवर्नमेंट ने। किसने मना कर दिया? गवर्नमेंट ने इसे मानने से मना कर दिया। फाइनली जो है डिसाइड किया गया, अब जो है सीडीएम होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। जब बात नहीं मानी, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, ठीक है। ये मूवमेंट आपका लॉन्च होना है 1930 में। चलो भाई, 1930 में सीडीएम आपका जो है लॉन्च होना है, और आपका साबरमती गुजरात, साबरमती से दांडी जो है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम जो इनका था से दांडी की यात्रा करी, ठीक है। नमक यात्रा करी 240 मील की, और नमक कानून को तोड़ा, ठीक है। सॉल्ट लॉ को तोड़ा। वाई सॉल्ट, वाई नॉट शुगर? भाई नमक कानून ही क्यों तोड़ा? चीनी को पकड़ सकते थे, किसी और आइटम को तोड़ सकते थे। इसके पीछे मल्टीफोल्ड रीजंस थे और मल्टीफोल्ड साइकोलॉजिकल फैक्ट थे। पहली बात, नमक ऐसी चीज़ है पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक रस्सी में बांध देती है, सबके लिए ज़रूरी चीज़ है, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब के लिए नमक ज़रूरी है। दूसरी बात यह है, सॉल्ट जो है डायरेक्ट चैलेंज है गवर्नमेंट की अथॉरिटी को, कि गवर्नमेंट ने आपका सॉल्ट पे मोनोपोली लगा रखा है, और गवर्नमेंट जो है उस पर खूब पैसा कमा रही है, काफ़ी बड़े रेवेन्यू का सोर्स है। नमक का दरोगा आपने पढ़ा होगा, मुंशी प्रेमचंद का एक दरोगा अपॉइंट होता है, नमक का दरोगा, ठीक है। तो आपके पास उस कंडीशन को मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी नमक का दरोगा में बहुत अच्छे समझाया है। तो नमक को बोला गया कि नमक अपने आप में क्या है, एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का, गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है उसका काफ़ी बड़ा साधन है। इसके अलावा डायरेक्ट चैलेंज है गवर्नमेंट की अथॉरिटी को। तो फाइनली जो है महात्मा गांधी ने क्या करा, आपका सॉल्ट से सत्याग्रह शुरू किया, और अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ा और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या हो गया, शुरू हो गया, जिसके बारे में कल हम या अगली वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।